हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली फार्मेकोलॉजी के अंदर एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी डायबिटिक ड्रग्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, उसके बाद टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की बात करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे ड्रग्स के अंदर। तो ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हम इंसुलिन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो एक मेजर पार्ट इसी वीडियो में यहाँ पे कवर हो जाएगा जो है इंसुलिन। तो इंसुलिन का पूरी हम डीप में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज के साथ। तो डायबिटीज मेलाइटस है क्या? डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन के अंदर डिफेक्ट हो जाता है। मतलब इंसुलिन हार्मोन के अंदर डिफेक्ट होने के कारण एक मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक मतलब कुछ बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करेगा? बेसिकली इंसुलिन का काम होता है, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को भेजना होता है सेल्स के अंदर। वो काम करता है इंसुलिन। जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भी खाने से जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में चल रहा होता है। अब उस ब्लड से उस ग्लूकोज को यूटिलाइज होने के लिए सेल्स में जाना पड़ेगा। वो यूटिलाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? इंसुलिन हेल्प करेगा। बेसिकली ग्लूकोज को लीवर में भेज देगा, लीवर में जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ग्लूकोज, एडिपोज टिश्यू में भेज देगा, वहाँ पे जाके ग्लूकोज लिपिड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह मसल्स में भेज देगा, मसल्स में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में बना के वो मतलब अलग अलग सेल्स में भेज के उसको डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करने में मदद करता है, जिससे हमें बाद में एनर्जी मिल पाए। ठीक है। तो अगर इंसुलिन में डिफेक्ट हो गया, इंसुलिन में डिफेक्ट मतलब डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन में अगर डिफेक्ट हो गया तो बेसिकली क्या होगा? एनाबोलिज्म नहीं होगा। एनाबोलिज्म नहीं होगा मतलब क्या होगा? कैटाबोलिज्म बढ़ जाएगा। कैटाबोलिज्म मतलब क्या? जो जो चीज़ बनी हुई थी वो सब चीज़ टूटने लग जाएगी। लीवर में ग्लाइकोजन बना था, वो टूट के क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनोलिसिस। एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड बना हुआ था वो टूट के क्या होगा? लिपोलिसिस होगा। मतलब लिपिड टूट रहा है, टूट के वो फैटी एसिड्स बनाएगा और ग्लिसरॉल बनाएगा, जो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फैटी एसिड्स थे वो आगे जाके हमारा कीटोन्स बना देंगे एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन की मदद से। इसको कीटोजेनेसिस बोलेंगे। तो लिपिड से कीटोजेनेसिस भी हो रहा है, मतलब कीटोन्स भी बन रहे हैं और ग्लूकोज भी बन रहा है। कीटोन भी हमारी बॉडी में दिक्कत करेंगे, ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में दिक्कत करेगा। अब ये सब चीज़ बन क्यों रहा है? क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना, तो एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए ना वो इन सब चीज़ों को तोड़ के मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को बॉडी तोड़ने लग जाती है। और अब बनने के लिए एनर्जी कुछ है नहीं, सब कुछ टूट ही रहा है। तो पेशेंट पता है धीरे धीरे पतला होता जाता है, मतलब थिनिंग होता जाता है पेशेंट का, आगे जाके बताऊंगा मैं। उसके अलावा मसल फाइबर्स हैं, वहाँ से प्रोटीन वगैरह टूटेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। वो भी क्या बनेगा? ग्लूकोज बढ़ाने में मदद करेगा। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो नॉर्मल हमारा एफबीएस है, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पीपीबीएस है, पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, ये होना चाहिए लेस देन 140। और HbA1c होता है, मतलब हमारा जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और बना देता है HbA1c, जिसको बोलते हैं ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। बेसिकली HbA1c क्या बताता है? लॉन्ग टर्म में ग्लूकोज के लेवल बताता है। मतलब किसी का HbA1c ज़्यादा है, मतलब उसका पिछले 1-2 महीने में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। तो HbA1c होना चाहिए लेस देन 5.7। ये हो गया नॉर्मल लेवल्स। डायबिटीज किसको बोलेंगे? अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126 है, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 3 हमारे क्राइटेरिया हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 200 एंड HbA1c मोर देन इक्वल टू 6.5 अगर है तो इसको हम डायबिटीज बोलेंगे। नॉर्मल और डायबिटीज के बीच वाली स्टेज को हम प्री डायबिटीज बोलेंगे। प्री डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है तो हम उसमें ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं? उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोलते हैं। क्या करते हैं वो बाद में बताऊंगा इस वीडियो में ही। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो उसमें हमें ड्रग स्टार्ट करना होता है। उसमें हम डायरेक्ट सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें ड्रग स्टार्ट करने पड़ेंगे। ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसुलिन, एक होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसकी बात हम अभी करने वाले। गाइस, डायबिटीज़ वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पैथो फार्मा माइक्रो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने क्लियर कैसे हैं। तो बेसिकली मेरी इसमें हेल्प की थी डॉक्टर रंजीत सर ने, डॉक्टर ममता जाओ मैम ने एंड डॉक्टर अंकित सर ने। बेसिकली ये टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं PW मेडेड ऐप पे। इनकी वीडियोज़ आपको PW मेडेड ऐप पे मिलेंगी। एंड PW मेडेड अभी सेलिब्रेट कर रहा है विश्वास दिवस #भारत का दिवस फ्रॉम 28 Feb टू 10 मार्च 2024, जिसमें वो उन्होंने प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हैं। उन्होंने एक नया बैच भी लॉन्च किया, सेकेंड ईयर एसेंशियल्स
है जिसमें आपको सेकेंड ईयर की सारी जो वीडियोस हैं वो लाइव आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, लाइव आप पढ़ सकते हो। और जो लाइव वीडियोस जो अभी तक पिछली लाइव वीडियोस जो अभी तक नहीं देख पाए वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस अलग हैं, लाइव क्लासेस अलग है, दोनों चीज़ आपको मिलेगी सेम प्राइस के अंदर। उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, फर्रे सीरीज मिलेगी, एंड आपको ये सब मिलेगा सिर्फ ₹4750। ये है अप टू 10th मार्च, ठीक है, 10th मार्च तक ही है ये। और अगर आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ चाहिए इस प्राइस पे तो आप यूज़ कर सकते हो कोड EOMS 2024, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे गया होगा। तो इस कोड को यूज़ करना आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। अभी प्राइस चल रहा है 4750 इंस्टीड ऑफ ₹11,999, मतलब 60% लगभग ऑफ अभी आपको मिल रहा है इसमें। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो PW मेडेड ऐप एंड सब्सक्रिप्शन लो यूजिंग कोड EOMS 2024 एंड लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ डायबिटीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ये आपने फिजियो में भी पढ़ा होगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं, IDDM भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, IDDM बोलते हैं इसको, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है उसकी बात करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास का। तो बेसिकली जो हमारा इंसुलिन होता है ना, वो हमारा कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, ये हम सबको पता है, हम 11th-12th में भी पढ़े। बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियास के, वहाँ से इंसुलिन हमारा सिक्रीट होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब कि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस पेशेंट में कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा पेशेंट में, तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे उसको, बाहर से क्या दोगे उसको, इंसुलिन के इंजेक्शन दोगे। तो बिना इंसुलिन के ये पेशेंट जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। इंसुलिन इसमें चाहिए ही चाहिए। अदर ड्रग्स जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में दे सकते हैं, अप्रूव्ड जो ड्रग्स हैं वो है प्रेमलिनटाइड एंड अकार्बोज। इनकी बात हम बाद में करेंगे कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स हैं। अभी याद रखो कि सिर्फ 3 ड्रग्स हैं जो हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, मतलब पूरी तरह से इंसुलिन खत्म नहीं हुआ है, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है। रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट तो है, इंसुलिन प्रेजेंट है, बट सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन। लेकिन जो हमारे सेल्स हैं जिनके ऊपर इंसुलिन एक्ट करके ग्लूकोज को सेल्स में भेज रहा था, वो सेल्स बोलते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो इंसुलिन की तरफ रिस्पोंड करना ही बंद कर दिया है अब सेल्स ने। सामने लड्डू रखे हैं बट आप खा नहीं पा रहे हो, ऐसा हो गया है। तो इंसुलिन प्रेजेंट इन द बॉडी बट सेल्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन की तरफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्यों बोला है, क्योंकि सेल्स का रेजिस्टेंस है, सेल्स हमारे पेरिफेरल उसमें ही आते हैं। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन हो गया है, जिस वजह से इंसुलिन है बट सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इंसुलिन होते हुए भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में अभी भी ज़्यादा है। ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जो पेशेंट ओबीस होते हैं या फिर जिस पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ओबीस पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट इतना मोटा होता है, उसके सेल्स इतना ग्लूकोज खा चुके होते हैं कि ग्लूकोज वो और लेना ही नहीं चाहते। इंसुलिन काम करे तो भी वो बोलेंगे अब हमें और भूख ही नहीं है, वो इंसुलिन लेंगे ही नहीं अपने अंदर, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी एनाबोलिक सेल्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर एनाबोलिज्म। इंसुलिन एनाबोलिज्म में ही तो हेल्प कर रहा था, तो वो सेल्स पहले से ही सेल्स का पेट भरा हुआ है, क्यों और ग्लूकोज लेना चाहेंगे वो, इस वजह से रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है यहाँ पे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसको बोलते हैं, उस पेशेंट में जिसमें ओबेसिटी भी हो, डिसलिपिडीमिया भी हो और हाइपरटेंशन भी हो, तीनों चीज जिस पेशेंट में होगी उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रखा है पेशेंट को। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो डीओसी का मतलब यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे होता है मेटफॉर्मिन। टाइप 1 में ड्रग ऑफ चॉइस था इंसुलिन, टाइप 2 में ड्रग ऑफ चॉइस है मेटफॉर्मिन, जिसकी बात हम इसी वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है डायबिटीज तो हम अदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ऐड करेंगे। तो मेटफॉर्मिन एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो अदर ओएचए ऐड करेंगे, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो थर्ड जो हमारा चॉइस होगा वो होगा इंसुलिन। मतलब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में शुरू से इंसुलिन ऐड नहीं करते, बाद में इंसुलिन ऐड करते हैं। अगर मेटफॉर्मिन से भी काम नहीं चल रहा और मेटफॉर्मिन के साथ साथ अगर हमने वो दूसरा ओएचए भी साथ में ऐड कर दिया, तब भी अगर पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा, तब हमें इंसुलिन ऐड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है
ऐसा हार्मोन जो हॉर्मोन्स की दुनिया में सबसे पहला हार्मोन यही है। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इज इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? बीवी बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में। ये जस्ट आपका एमसीक्यू एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ। बेंटिंग एंड बेस्ट ने डिस्कवर किया था 1921 में। इंसुलिन के सोर्स की बात करते हैं, इंसुलिन आता कहाँ से? तो इंसुलिन आता है पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से। पेनक्रियास के अंदर टोटल तीन, मतलब बेसिकली मेन तीन सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, सी पेप्टाइड एंड अमाइलिन। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है, ये बात मेन फोकस है, बीटा सेल से निकल रहा है इंसुलिन। और डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो पेनक्रियास से निकलते हैं। सिंथेसिस कैसे होती है? तो इंसुलिन जब बनता है तो वो बनता है प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। तो जब वो बनता है तो उसकी फॉर्म कौन सी फॉर्म में बनता है? प्री प्रो इंसुलिन। इसमें कुछ शायद 101 ऐसा कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं प्री प्रो इंसुलिन में। प्री प्रो इंसुलिन बाद में कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, लेकिन हमें तो इंसुलिन बनाना है। ये प्रो इंसुलिन बाद में वेसिकल्स में एंटर कर जाता है, ऐसे गोल गोल वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन जो है एंटर करके अंदर जाके बना देता है इंसुलिन। और इंसुलिन के साथ साथ इन वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड भी बीटा सेल से निकल रहा है, इंसुलिन भी बीटा सेल से निकल रहा है। तो क्या होता है? प्री प्रो इंसुलिन ने बनाया प्रो इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन वेसिकल्स में एंटर करके बना दिया इंसुलिन, और इंसुलिन के साथ साथ इन्हीं वेसिकल्स में स्टोर होता है सी पेप्टाइड नाम का हार्मोन। और इन हार्मोन की ये खास बात है कि ये दोनों जब भी निकलेंगे दोनों एक साथ निकलेंगे। मतलब हमें अगर इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन का सिक्रीशन हमें चाहिए, सिंथेसिस अगर चाहिए, तो इंसुलिन के साथ साथ सी पेप्टाइड हमेशा फ्री में गिफ्ट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सी पेप्टाइड की बात करें तो सी पेप्टाइड इसके साथ साथ निकलता है, तो इसके कुछ हम फ़ायदा ही उठा लेते हैं यार। हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाता है इंसान। तो सी पेप्टाइड का हम क्या फ़ायदा उठाते हैं? इंसुलिनोमा किसी पेशेंट को है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं। अगर किसी का सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है मतलब पेशेंट को इंसुलिनोमा है। सी पेप्टाइड बढ़ा है, इंसुलिन भी बढ़ा है, इंसुलिनोमा में दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो इट इज़ अ मार्कर ऑफ इंसुलिनोमा। दूसरा, एक्सोजीनस और एंडोजीनस इंसुलिन में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसको हम सी पेप्टाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सोजीनस इंसुलिन ज़्यादा होगा तो सी पेप्टाइड थोड़ी ना बढ़ेगा। एक्सोजीनस मतलब बाहर से दिया हुआ इंसुलिन, वो ज़्यादा होगा तो सी पेप्टाइड का लेवल ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर एंडोजीनस इंसुलिन बढ़ रखा होगा तो सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ रखा होगा। थर्ड जो इसका यूज़ है वो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफ्रेंशिएट करवा देता है। कैसे? टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बनेगा तो सी पेप्टाइड भी नहीं बनेगा। टाइप 2 में इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है भाई, लेकिन इंसुलिन को सेल इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो टाइप 2 में इंसुलिन है तो सी पेप्टाइड भी होगा, टाइप 1 में इंसुलिन नहीं है तो सी पेप्टाइड भी नहीं होगा। तो ये सी पेप्टाइड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो हमें याद रखने चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, बहुत सारे एमिनो एसिड से बना होता है जिसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जोड़ के रखते हैं। टोटल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से मतलब बेसिकली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें दो चेन होती हैं, एक ए चेन होती है, ऐसे ऐसे दो चेन होती है, एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ए चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड होते हैं, बी चेन के अंदर 30 एमिनो एसिड होते हैं, टोटल हो गए 51 एमिनो एसिड, और ये दो चेन्स के बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन का हमने देख लिया सिंथेसिस कैसे होता है। अब हमें देखना है कि वो सिक्रीशन कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में। तो होता क्या है, जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड में, तो ये ग्लूकोज जो बढ़ रहा है ये पेनक्रेटिक बीटा सेल्स में जाता है, वहाँ पे GLUT2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बीटा सेल्स में। वो GLUT2 रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज अंदर चला जाता है बीटा सेल के अंदर, वहाँ पे जाके ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस से हमें पता है, हमने बायोकेम में पढ़ा है कि एटीपी जनरेशन होता है। तो ग्लूकोज अंदर गया, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जनरेट हुआ। ये एटीपी जो जनरेट हुआ ये बंद कर देता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को। तो बीटा सेल्स में के अंदर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होते हैं जिसके थ्रू पोटेशियम बाहर जाता रहता है, लेकिन एटीपी बढ़ने पे ये पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। तो एटीपी क्या कर रहा है, एटीपी इन पोटेशियम चैनल जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनको बंद कर देता है। अब पोटेशियम बाहर ही नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो अंदर क्या होगा, अंदर पोटेशियम बढ़ने लग जाएगा। पोटेशियम बढ़ना, याद करो पॉजिटिव चार्ज अंदर में बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। इसी डीपोलराइजेशन की वजह से जो वेसाइकल्स जो हमारे बने हुए थे, जिन वेसाइकल्स में इंसुलिन और सी पेप्टाइड स्टोर हो रखा था, वो वेसाइकल्स टूटेंगे और इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो इस तरह से इंसुलिन हमारा रिलीज होता है। किस वजह से रिलीज हो रहा है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ सिक्रीशन के बारे में, मतलब कि इंसुलिन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में हो कैसे रहा है। क्या सिर्फ खाने के बाद सिक्रीट हो रहा है या हर टाइम पे सिक्रीट हो रहा है, कैसे हो रहा है उसकी बात करते हैं।
तो ये जो ग्राफ है इसमें जो ये वर्टिकल है ये इंसुलिन कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। टाइम में मैंने यहाँ ग्रीन कलर में मील लिखा हुआ, मतलब ये है खाना खाने के बाद। तो क्या हुआ, जो रेड लाइन है वो कभी भी जीरो पे नहीं थी, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं है हमारे ब्लड में। हमेशा थोड़ा थोड़ा इंसुलिन, जो आपने देखा होगा रेड लाइन हमेशा मेंटेन रह रही है। तो मतलब एक लेवल ऑफ इंसुलिन हमेशा हमारे ब्लड में सिक्रीट होता रहता है, जिस लेवल को हम बोलते हैं बेसल इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको? बेसल इंसुलिन। लेकिन जैसे जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने पे आपने देखा कि पीक हो गया, एकदम से पीक हुआ इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रीशन एकदम से बढ़ जाता है, इंसुलिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। तो मील लेने पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये वाला ग्राफ याद रखना, ठीक है। तो मील लेने पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और वैसे एक बेसल मतलब एक बेस हमेशा बना हुआ है इंसुलिन सिक्रीशन का। तो बेस जो बना हुआ है उसको बेसल इंसुलिन बोला है, और जो मील लेने पे जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं बोलस इंसुलिन या फिर मील इंड्यूस्ड इंसुलिन। क्या बोलते हैं? मील इंड्यूस्ड इंसुलिन। जो मील इंड्यूस्ड इंसुलिन है, जो खाना खाने पे जो इंसुलिन एकदम से पीक किया है, वो इंसुलिन का काम क्या होता है? वो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया को प्रिवेंट मतलब कंट्रोल करता है। जो खाना खाने के बाद जो एकदम से हाइपरग्लाइसेमिया होता है ना, ब्लड में एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है बोलस इंसुलिन या मील इंड्यूस्ड इंसुलिन। और बेसल इंसुलिन का काम होता है कि वो कैटाबोलिज्म को रोकता है। कैटाबोलिज्म को रोकता है मतलब जो हमारा नॉर्मली अगर हम मान लो कुछ नहीं खा रहे तो ग्लाइकोजन टूटना हो गया, प्रोटीन टूट रहा है, लिपिड टूट रहा है, कीटोन बॉडी बन रहा है, इन सब चीज़ों के होने से ग्लूकोज लेवल तो कम हो जाएगा ना बॉडी में। तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम करता है बेसल इंसुलिन। तो बेसल इंसुलिन प्रिवेंट्स कैटाबॉलिज्म, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। नेक्स्ट हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि इंसुलिन को हम किस किस रूट से दे सकते हैं। तो इंसुलिन को बेसिकली हम इंजेक्टेबल रूट से भी दे सकते हैं, और नेजल इंसुलिन भी आजकल नया आ गया है। इंजेक्टेबल रूट से हम सभी इंसुलिन को इंजेक्टेबल रूट से ही देते हैं, मोस्ट कॉमन रूट इंजेक्टेबल रूट ही है, ठीक है। नेजल इंसुलिन की बात करें तो नेजल इंसुलिन में आपको एग्जांपल याद रखना है एल्फ्रेजा इंसुलिन, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, याद रखना कि ड्राई पाउडर की फॉर्म में इसको इनहेल करते हैं। ये एक शॉर्ट एक्टिंग बोलस इंसुलिन है। बोलस इंसुलिन क्या करता है? सिर्फ खाना खाने के बाद जो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया उसी को कंट्रोल करेगा। तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, बोलस इंसुलिन है, इसलिए इसको हमेशा किसी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल बेसल इंसुलिन के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है। नेजल इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग है तो उसको हमें एक इंजेक्टेबल लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन के साथ कंबाइन करना पड़ता है हमेशा। उसके अलावा ये स्मोकर्स, अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है नेजल इंसुलिन, क्योंकि इन पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रखा होता है, ठीक है। इस वजह से इसमें हम नहीं देते हैं। उसके अलावा इंजेक्टेबल रूट की बात करें तो इंजेक्टेबल रूट दो तरह के होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस रूट, एक होता है इंट्रावेनस रूट। सबक्यूटेनियस रूट इज द मोस्ट कॉमन रूट, सबसे कॉमनली जो हम रूट यूज करते हैं। आपने देखा होगा किसी के घर में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो सबक्यूटेनियस रूट से ही इंजेक्शन दिया जाता है, स्टमक पे मोस्टली पेशेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रूट इज सबक्यूटेनियस, यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। लॉन्ग टर्म मतलब जिसका लगातार दवाई चलनी है डायबिटीज की, वो रोज आईवी कैसे लेगा, आईवी शॉट कैसे मारेगा रोज, तो वो सबक्यूटेनियस ही प्रेफर करेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। आईवी रूट जो है, आईवी रूट हमें पता है कब यूज़ करते हैं उसको, हमेशा इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसी को हो गया, इसकी बात भी बाद में करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उन सब कंडीशन में आईवी रूट यूज़ किया जाता है। या फिर किसी की सर्जरी हो रही है उस टाइम पे इंसुलिन देना, तो तब भी आईवी रूट यूज़ करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आईवी रूट इज रेगुलर इंसुलिन। तो याद रखना आईवी रूट से जो इंसुलिन देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इंसुलिन ही दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंजेक्टेबल इंसुलिन को कैसे हमने क्लासीफाई किया है। तो इंजेक्टेबल जो इंसुलिन हम इंजेक्शंस के थ्रू देते थे, दो तरह से देते थे, इंजेक्टेबल और नेजल। नेजल वाला मैंने बता दिया, एल्फ्रेजा वाला जो एग्जांपल था। अब इंजेक्टेबल की बात करें तो इंजेक्टेबल को हमने टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितनी देर तक वो काम कर रहा है। तो बेसिकली 4 टाइप कौन कौन सी हैं? एक है अल्ट्रा शॉर्ट, एक है शॉर्ट एक्टिंग, एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक है लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग को रैपिड एक्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पीक कैसा होगा? देखो इस तरह से एकदम से पीक करता है ये, मतलब ऑनसेट हुआ, पीक हुआ, और ये जो है ये छोटा सा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया इसका। तो अल्ट्रा शॉर्ट वाले का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटा है और बहुत जल्दी वो एक्शन स्टार्ट कर देता है, ये फायदा होता है उसका। शॉर्ट एक्टिंग का पीक थोड़ा नीचे हो जाता है पर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। इंटरमीडिएट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और बढ़ गया, पीक थोड़ा और नीचे आ गया। लॉन्ग एक्टिंग वाले पीक बिल्कुल ही नहीं करते या थोड़ा बहुत करते हैं, और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस बेसिस पे बांटा है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा पीक कौन देगा, सबसे ज़्यादा फास्ट एक्शन और रैपिड एक्शन कौन देगा, सबसे ज़्यादा एक्शन कौन देगा? अल्ट्रा शॉर्ट वाले देंगे, ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट की बात करें, अल्ट्रा शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है उसमें हमारे पास 3 आते हैं। कौन कौन से 3? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन। लिस्प्रो इंसुलिन, एस्पार्ट इंसुलिन एंड ग्लूलाइसिन इंसुलिन। कैसे याद करोगे? अल्ट्रा शॉर्ट वाले के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है लैग, LAG।
एल से लिस्प्रो, ए से एस्पार्ट, जी से ग्लूलाइसिन। ऑनसेट कितनी देर में एक्शन शुरू हो जाता है इनका? 20 से 30 मिनट में इनका एक्शन शुरू हो जाता है। 1.5 से 2 आवर्स के अंदर ये पीक एक्शन होता है इनका, सबसे ज़्यादा एक्शन दिखाते हैं 2 घंटे के अंदर। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा देर का नहीं होता, 3 से 5 घंटे ही चलता है। तो अगर ये वाला इंसुलिन दे रहे हो तो आपको बार बार देना पड़ेगा। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन याद रखना। ऑनसेट कितना होता है इसका? 30 to 60 मिनट्स में ऑनसेट शो करता है, 2 to 3 आवर्स में पीक करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है 6 से 8 घंटे। मतलब सब चीज़ें बढ़ गई हैं, ऑनसेट भी थोड़ा टाइम ले रहा है, पीक होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका बढ़ गया है रैपिड एक्टिंग वाले से कंपेयर किया जाए तो। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में दो हैं एन और एल। एन से है एनपीएच। एनपीएच की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेडोन बोलते हैं इसको, जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे। आपको वो याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एनपीएच याद रखना है। और दूसरा है लेंटे। वन इज एनपीएच, अदर इज लेंटे। ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट इसका हो जाता है 1 से 2 घंटा, मतलब ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा हो गया। पीक करता है 6 से 8 घंटे में, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है 12 से 18 घंटे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। लास्ट बात करें लॉन्ग एक्टिंग के बारे में तो लॉन्ग एक्टिंग में आपका आ जाता है डीजीडी। डी से होता है डेटेमिर, जी से होता है ग्लार्जिन, एंड डी से होता है डेग्लूडेक। डेटेमिर, ग्लार्जिन, डेग्लूडेक। डी से जो नाम आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग में है, ये बात याद रखना। और एक और मैं रैपिड एक्टिंग को याद करने की एक और आपको ट्रिक बताऊं तो जिस इंसुलिन के नाम में एस आपको मिले वो रैपिड एक्टिंग ही होगा। देखो लिस्प्रो में एस है, एस्पार्ट में एस है, ग्लूलाइसिन में एस है, ये तीनों रैपिड एक्टिंग है। रेगुलर इंसुलिन में भी एस वर्ड नहीं आ रहा, और एनपीएस लेंटे में भी एस अल्फाबेट नहीं आ रहा। डेटेमिर, ग्लार्जिन और डेग्लूडेक में भी एस लेटर कहीं नहीं आ रहा। तो एस लेटर जिस इंसुलिन में मिले वो हमेशा याद रखना रैपिड एक्टिंग में ही आपको मिलेंगे। तो लॉन्ग एक्टिंग में मैंने 3 की बात की, डेटेमिर, ग्लार्जिन एंड डेग्लूडेक। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका इन्हीं सीक्वेंस में होता है। डेटेमिर का 18 घंटे के करीब है, ग्लार्जिन का 24 आवर्स के करीब है, एंड डेग्लूडेक का सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है डेग्लूडेक का 42 आवर्स। सो डेग्लूडेक इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ग्लार्जिन और डेग्लूडेक को पीकलेस इंसुलिन भी बोला जाता है, मतलब इसमें कोई पीक ही नहीं बनती। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना ज्यादा है पर पीक बिल्कुल भी नहीं है, तो ग्लार्जिन और डेग्लूडेक को पीकलेस इंसुलिन भी बोल देते हैं। ठीक है। पीकलेस इंसुलिन है तो क्या फायदा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन अगर किसी पेशेंट में देते हैं ना तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है। इंसुलिन अगर ज़्यादा दे दे, मान लो डोज ज़्यादा दे दिया, तो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल फॉल भी कर सकता है। ज़्यादा फॉल कर गया तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो पीकलेस इंसुलिन में क्या होता है, पीक ही नहीं कर रहा है, धीरे धीरे एक्शन करेगा, तो उसमें लीस्ट रिस्क होता है हाइपोग्लाइसेमिया का, ये बात याद रखना। ठीक है। तो कैसे देते हैं, मान लो इतने सारे नाम पढ़ा दिए, कौन सा इंसुलिन देना है ये तो आपको पता ही नहीं होगा, तो कैसे देते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट जो एक्टिंग है उसको हम बोलस इंसुलिन देते हैं, मतलब खाने के साथ मील इंड्यूस जो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया उसको प्रिवेंट करने के लिए। और इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग का हम यूज करते हैं एज अ बेसल इंसुलिन। बेसल इंसुलिन का काम क्या था, बेसल इंसुलिन हमारा कैटाबोलिज्म को प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है। तो कैटाबोलिज्म को रोकने के लिए हम ये वाले ड्रग, मतलब बेसल इंसुलिन की फॉर्म में ये वाले ड्रग 2 इंसुलिन देते हैं, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। एंड अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट एक्टिंग को एज अ बोलस इंसुलिन हम दे सकते हैं। ये नहीं कि सब हर कोई नहीं देना, कोई एक देना है इनमें से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन का एक रेजिमेन होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स टार्ड इंसुलिन। नाम में ही मिक्स आ गया, मतलब इसमें हम 2 तरह के इंसुलिन को मिक्स करके एक साथ दे रहे हैं एक ही सिरिंज के अंदर। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंसुलिन इन अ सिंगल सिरिंज। अब कौन कौन से 2 इंसुलिन इसके अंदर आते हैं, इसमें 2 तरह के इंसुलिन हम मिक्स करके देते हैं एक सिरिंज में, जिसमें एक तो बोलस इंसुलिन लेते हैं हम और एक हम बेसल इंसुलिन लेते हैं। बोलस के लिए कौन कौन सा लेते हैं, लिस्प्रो और रेगुलर, ये 2 में से ही कोई एक लेंगे बोलस में, और बेसल में एक ही लेते हैं, वो होता है एनपीएच। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना, या तो कॉम्बिनेशन बनेगा लिस्प्रो और एनपीएच का, या कॉम्बिनेशन बनेगा रेगुलर और एनपीएच का। तो इसको हम मिक्सड इंसुलिन बोलते हैं। एक ही सिरिंज में हम दोनों इंसुलिन को टान के पेशेंट को दे सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि ऑल इंसुलिन कैन बी कंबाइंड इन द सेम सिरिंज, मतलब सभी इंसुलिन को हम एक ही सिरिंज में मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि उनका सबका सेम पीएच होता है जो कि 7.2 है। तो सेम पीएच है तो सब मिक्स करके हम दे सकते हैं, एक्सेप्ट 1, वो होता है ग्लार्जिन। ग्लार्जिन कौन से उसमें आ रहा था, ग्लार्जिन आपको याद हो लॉन्ग एक्टिंग में आता है। तो ग्लार्जिन नहीं दे सकते हम एक ही सिरिंज में किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स करके, क्योंकि वो एक एसिडिक इंसुलिन है जिसका पीएच 4 है, और 4 पीएच के साथ अगर कोई 7.2 पीएच वाला मिक्स कर दोगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा देने का। तो ग्लार्जिन को हम किसी और इंसुलिन के साथ एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं देते हैं। अब हम एक एक करके सब इंसुलिन के बारे में छोटा छोटा जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्प्रो के बारे में। लिस्प्रो का नाम लिस्प्रो क्यों पड़ा,
तो नॉर्मल जो हमारा इंसुलिन होता है, जो 51 अमीनो एसिड की मैंने आपको बताई थी, जो नॉर्मल इंसुलिन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उसमें जो बी जो चेन है, बी के जो 28th अमीनो एसिड है वो होता है प्रोलीन, और 29th अमीनो एसिड जो है बी चेन में वो होता है लाइसिन। अब क्या होता है, लिस्प्रो हमने कैसे बनाया, लिस्प्रो में हमने क्या किया, 28 पे जो प्रोलीन था उसकी जगह हम लाइसिन ले गए, और 29 पे जो लाइसिन था उसकी जगह हम प्रोलीन ले आए, मतलब हमने इंटरचेंज कर दिया बी चेन का 28 और 29 अमीनो एसिड। अब नाम क्या है, लिस प्रो, लिस ने प्रो को इंटरचेंज कर दिया, क्या नाम बन गया, लिस प्रो। ठीक है, इस तरह इसका नाम लिस्प्रो पड़ा है। एस्पार्ट का नाम एस्पार्ट क्यों पड़ा, क्योंकि नॉर्मल जो इंसुलिन थी जहाँ पे B28 पे प्रोलिन था, इसमें क्या किया हमने, प्रोलिन को हटा के एस्पार्टेट लगा दिया, तो इसलिए इसका नाम एस्पार्ट पड़ गया। ठीक है, अब ग्लूलाइसिन का नाम ग्लूलाइसिन क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो इंसुलिन है उसमें B3 पे होता है एस्पार्टेट, B29 पे होता है लाइसिन। अब इसमें हमने क्या किया, हम बाहर से एक एमिनो एसिड लेके आए ग्लूटामेट, हमने लाइसिन को हटा के ग्लूटामेट लगा दिया, और एस्पार्टेट को हटा के लाइसिन लगा दिया। ग्लूटामेट ने लाइसिन को रिप्लेस किया, लाइसिन ने एस्पार्टेट को रिप्लेस कर दिया, तो नाम क्या बन गया, ग्लू लाइसिन। ठीक है, इस तरह से इनका नाम पड़ा है। उसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होते हैं उनको हम मोनोमरिक इंसुलिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो इंसुलिन है इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते, इसलिए इसको मोनोमरिक इंसुलिन बोलते हैं, और सब मॉलिक्यूल सेपरेटेड है। तो इसका हमें एक फायदा होता है कि इस ये वाला अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें मोस्ट प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, हमें पता है कि ये एक्शन करेगा ही करेगा जाके, तो इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन, मतलब बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की, और जब हम इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक और तरह का इंसुलिन होता है हेक्सामेरिक जिंक इंसुलिन जिसको बोलते हैं। ये कैसे बनता है, रेगुलर इंसुलिन जो था ना हमारा, जो शॉर्ट एक्टिंग जो था रेगुलर इंसुलिन, तो रेगुलर इंसुलिन में अगर हम जिंक ऐड कर दें तो जिंक के अराउंड एक हेक्सामर बन जाता है इंसुलिन का। इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर इंसुलिन तो शॉर्ट एक्टिंग था, लेकिन अगर हमने जिंक ऐड कर दिया तो उसका एक्शन, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हम लॉन्गर कर सकते हैं। तो हेक्सामेरिक जिंक इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा होता है इसमें रेगुलर इंसुलिन है जिसको हमने जिंक के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इंसुलिन कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इंजेक्शन की साइट्स की बात करें तो हम एब्डोमेन पे दे सकते हैं, लेटरल थाइस पे दे सकते हैं, बटक्स पे दे सकते हैं, और अपर आर्म्स पे दे सकते हैं। तो ये 4 जगह याद रखना, इन जगह पे हम इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि अम्बिलिकस के अराउंड जो 2 सेंटीमीटर का एरिया है चारों तरफ, अम्बिलिकस के सर्कुलर या अम्बिलिकस के अराउंड जो 2 सेंटीमीटर एरिया जो है उसके अराउंड हमें इंजेक्शन नहीं देना, ये बात याद रखना। लास्ट अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें तो एक है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, और एक हमें यूजेस ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करनी है। तो एडवर्स इफेक्ट्स जो इंसुलिन के या फिर साइड इफेक्ट जो इंसुलिन का है, सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। अरे अब आप एक बात बताओ कि हमने हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब किसी का अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रखा है, उसको कम करने के लिए हम इंसुलिन दे रहे हैं। अब अगर इंसुलिन हमने मान लो गलती से ज़्यादा दे दिया, डोज जो बोला था डॉक्टर ने उससे ज़्यादा डोज अगर आपने ले लिया, तो क्या होगा, ग्लूकोज जितना कम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा अगर कम हो गया तो किसी चीज़ की ज़्यादा होना भी दिक्कत है और किसी चीज़ का कम हो जाना भी दिक्कत है। हमारी बॉडी इसी तरह काम करती है कि जिस चीज़ का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उतना मेंटेन रहे तो बॉडी सही काम करेगी। तो अगर इंसुलिन का अगर हमने डोज ज़्यादा दे देते हैं तो किसी किसी पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया के हमें अलग अलग हमें पता है कैसे पता लगता है पेशेंट को, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, स्वेटिंग वगैरह होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट में। तो हाइपोग्लाइसेमिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इट इज़ अ डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया, डोज से ही दिक्कत होती है, डोज ज़्यादा देने पे ही हाइपोग्लाइसेमिया होता है। अब जो डोज ज़्यादा दे दिया इंसुलिन का तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज कम हो रखा है तो ट्रीटमेंट क्या करोगे, इंसुलिन कम हो रखा था तो इंसुलिन बढ़ा दे रहे थे आप लोग, इंसुलिन दे रहे थे बाहर से, अब ग्लूकोज कम कर दिया तो ग्लूकोज दे दो। हम क्या करते हैं, या तो ओरल या फिर आईवी हम डेक्सट्रोज चला देते हैं पेशेंट में, या फिर दूसरा हम कर सकते हैं ग्लूकागोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन का काम होता है इंसुलिन से उल्टा, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज को सेल्स से ब्लड में ले आता है। ठीक है, तो हम इंजेक्शन ग्लूकागोन दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। सेकंड साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी क्या होता है, एक ही जगह पे अगर हम बार बार इंजेक्शन देते हैं ना तो उस जगह पे आप सर्च करके देखना लिपोडिस्ट्रोफी, एक अलग सा ब्लैक सा दाग बन जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको हम लिपोडिस्ट्रोफी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमें फ्रीक्वेंटली साइट ऑफ इंजेक्शन जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, एक ही जगह डेली नहीं देना चाहिए। थर्ड साइड इफेक्ट है वेट गेन हो सकता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो वेट गेन तो वो करवा ही सकता है, इंसुलिन ज़्यादा दोगे तो वेट गेन हो जाएगा। लास्ट साइड इफेक्ट है वो हाइपोकैलेमिया। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पोटेशियम जो हमारा आयन होता है उसको सेल्स में भेजता है। ठीक है, उसको हार्ट में भेजेगा, स्केलेटल मसल्स में भेजेगा,
ठीक है, उसके अलावा फैट के पास या फिर लीवर के पास भेजेगा। तो बेसिकली पोटेशियम को ब्लड से बाहर निकालने का काम भी करता है इंसुलिन। ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज को बाहर निकाले उसी तरह पोटेशियम को भी बाहर निकालता है। तो ज़्यादा इंसुलिन होने पे पोटेशियम लेवल भी ब्लड में कम हो सकता है, इसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है यूजेज ऑफ इंसुलिन। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में यूज़ करते हैं, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसकी बात भी हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया में भी यूज़ करते हैं। अरे भाई देखो, साइड इफेक्ट इंसुलिन का था हाइपोकैलेमिया, मतलब पोटेशियम कम कर रहा है ब्लड में। तो अगर किसी पेशेंट को पोटेशियम ज़्यादा हो रखा है ब्लड में, तो उस पेशेंट में तो हम इंसुलिन दे के पोटेशियम को कम करवा ही सकते हैं। तो हम कैसे देते हैं उसमें? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में हम इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकोज ना कम हो जाए इसलिए 5% डेक्सट्रोज भी देते हैं। अगर सिर्फ हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट करना है तो इंसुलिन के साथ साथ 5% डेक्सट्रोज भी हम यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे हुआ ख़त्म, जो मैंने आपको इंसुलिन का पूरा इसमें कवर कर दिया, और डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स की ये पहली वीडियो हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, और उससे नेक्स्ट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बात करेंगे, और हो सका तो हाइपरकैलेमिया पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।